क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। चंदर ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबाया। हाय रे, शाम को आओगे? ना, नहीं, आज शाम को मेरी दावत है, वो ठाकुर साहब के यहाँ। देखो, वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना उस लड़की से, वरना उसके यहाँ दो दो बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। ऐसी थी सुधा। ऐसा था चंदर। दोस्तों, अब जबकि 76 साल पहले छपे भारती जी के उपन्यास गुनाहों का देवता के 164 एडिशंस आ चुके हैं, यानी हर साल करीब करीब 2.25 एडिशंस। तो ये बहुत छोटी बात नहीं होती कि हर साल में आपके 2.25 एडिशंस आ जाएं, क्योंकि 76 का दुगना तो 152 होता है और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे एडिशंस आ चुके थे। इसलिए मैंने रफ कैलकुलेशन है कि 2.25 एडिशंस हर साल आ चुके हैं। तो क्यों ना हम यहाँ मौजूद अभिनेत्रियों अभिनेताओं की आवाज़ और अंदाज में इस उपन्यास का एक खाका उनसे सुने। और इस क्रम को आगे बढ़ाएंगी अदिति जी। और सबसे पहले गुनाहों का देवता के अंश पाठ के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा दिव्या दत्ता को, मेरी एक बहुत ही चहेती एक्ट्रेस। साथ में सीमा पाहवा, मेरी पड़ोसन और एक और थिएटर की बहुत मजबूत एक्ट्रेस। सुतापा सिकदर, मेरी जूनियर एनएसडी से और मेरे एक और जूनियर दोस्त इरफान खान की क्लासमेट थी और पत्नी बनी। सुतापा सिकदर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे अनूप सोनी साहब मौजूद हैं, ये भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। और मेरे जूनियर हैं राजेश तेलंग, एक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, बहुत ज़बरदस्त एक्टर, इनको आप हर तीसरे सीरियल में देखते होंगे दोस्तों। और पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी तो एक ऐसा नाम है जिससे आज कोई अपरिचित नहीं है। और बहुत 3 इडियट्स में मैंने एक 2 मिनट का रोल किया था, उसके बाद में मुझे एक रोल मिला जो करीब आधे पौन घंटे का था और मैं मेन विलन था एक पिक्चर का। और उसमें पंकज जो थे वो मेरे एक कुछ रिश्तेदार बने थे और इनका खामोश रोल था, ये आके सिर्फ सीन में पीछे खड़े हो जाते थे। लेकिन जिस सीन में पंकज खड़े हों वहाँ मेरी तो क्या बिसात थी, मैं तो एक्टर था भी नहीं, मैंने तो डायरेक्शन में पास किया था। एक्सीडेंटल एक्टर में अपने आप को कहता हूँ। लेकिन वहाँ पे परेश रावल जैसा अभिनेता भी, उसको भी ये खामोश रह के पीछे खड़े होकर खा जाते थे। एक ऐसी स्प्रिंग जैसी एनर्जी पंकज त्रिपाठी के अंदर है दोस्तों। तो पंकज त्रिपाठी जी भी यहाँ आने वाले हैं, आ चुके हैं। और ये जो 7 सीटें हैं लगने जा रही हैं, इसमें से मैं फिर से नाम लूँगा पंकज त्रिपाठी जी का, राजेश तेलंग का, अनूप सोनी जी का, सुतापा सिकदर जी का, सीमा पाहवा जी का और दिव्या दत्ता जी का। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। भारती जी की काल पर विजय पाने वाली यह किताब गुनाहों का देवता उस समय लिखी गई थी जब देश नया नया आज़ाद हुआ था। ऐसा मेरे गुरु बड़े भाई प्रशांत जी से बातचीत करते हुए ये बात सामने आई कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का दावा करने वाले हम लोग आज भी इस किताब को लगातार पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? देश समाजवाद, वामपंथ, दक्षिणपंथ और उत्तर सत्य के युग में चल रहा है। इन सभी बदलाव की आंधियों के बावजूद किताब बेस्टसेलर है। आखिर क्यों? वन नाइट स्टैंड्स के ज़माने में प्रेम में घुल जाने वाली इस कहानी को आज भी प्रेम का मील का पत्थर माना जाता है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस देश की पहली पंक्ति के अभिनेताओं से, कवियों से, लेखकों से कि आज किस तरह परत दर परत ये किताब खोलकर वो हमारे सामने रखते हैं और हमें ये बताते हैं कि आखिर क्यों। गुनाहों का देवता। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंकज त्रिपाठी जी, दिव्या दत्ता जी, राजेश तेलंग साहब, सीमा पावा जी, सुतापा सिकदर जी, अनूप सोनी जी।
May I please invite on stage Shrutapa Sikdar ji, अनूप सोनी जी, सीमा पावा जी। तालियों की गड़गड़ाहट कम हुई। हमारे सामने श्री राम गोपाल बजाज जी बैठे हैं। जो कुछ अच्छा वो आपका, जो कुछ बुरा वो हमारा। और इसी के साथ शुरू होती है सुधा और चंदर की कहानी, दिव्या जी और पंकज जी की जुबानी। स्वागत है। शुक्रिया दीदी। आप सबको नमस्कार। पहले तो ये हम सबकी बहुत खुशकिस्मती है कि इस खूबसूरत शाम का एक अहम हिस्सा बनने का मौका मिला। और यहाँ हम धर्मवीर भारती जी को, उनके लेखन को एक साथ इतने स्नेह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके लेखन के लिए मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है शायद कागज़ का हर पन्ना शायद इस उम्मीद में रहता होगा कि कब उनके लफ्ज़ों की स्याही उन पन्नों पर आ गिरेगी। एक बहुत खूबसूरत ख़जाना दे गए हैं हमें, जिससे हम आज भी प्रेरित होते हैं। और मेरा बहुत ही पसंदीदा किरदार सुधा, गुनाहों का देवता। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाज़ार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स में कोर्स में क्या है, ये सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी। और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुख था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारें और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वो सब बड़े निस्वार्थ भाव से वो चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, ना खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वो चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाकर वो चंदर को दे डालती थी। चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा, जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने के लिए, पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी। और अगर उसने ज्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था। और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, ना खाने पर सुधा का गुस्सा और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनुहार, इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगी और बेतकल्लुफी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा
और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो? तो और क्या खालिस चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। न ऐसी चाय मुझे पसंद है, न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गेसु काजमी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब? तब क्या, वो तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वो प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने भी ज्यों ही वो झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांकें उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वो चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम रहता है ना? चंदर ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप करना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वो साबिर हुसैन खाजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा हा, गेसु के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुंह से। जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटक्की से ब्याह कर लो। लो बातचीत कर लो, तब तक मैं वो निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदर ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबाया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वो चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो ये निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखते हुए बोली, शाम को आओगे? ना। अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है, वो ठाकुर साहब के यहाँ। तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है। हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वो कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वो फिर उतरा। सुधा बोली, लो ये लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा कहकर फिर चंदर चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो। अरे एक बार क्यों नहीं कह देती सब? चंदर ने झल्ला कर कहा। अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहां कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना उस लड़की से, वरना उसके यहाँ 2-2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। ऐसी थी सुधा। ऐसा था चंदर।